जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जल संसाधन के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 2 अगर नहीं देखे तो पार्ट 1 पहले आप लोग देख के आइए, उसके बाद पार्ट 2 हम लोग आज देखने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग देखने वाले थे वर्षा जल संग्रहण, कि ये वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या होता है। तो वर्षा जल मतलब हम लोग को पता है कि जो बारिश में पानी होता है उसको हम लोग वर्षा जल बोलते हैं। और संग्रहण मतलब होता है इकट्ठा करना, कि हम लोग जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा कैसे करते हैं, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इधर इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसका सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। मतलब कि जैसे हम लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ा था कि बहुउद्देशीय परियोजना से लाभप्रद असर है, मतलब कि जैसे कि बहुत सारे अच्छे चीज़ भी हम लोग को बहुउद्देश्य परियोजना से होता है और बहुत सारे दिक्कतें भी होती है। जैसे कि हम लोगों को सुविधा क्या होता है, सुविधा के लिए हम लोग सिंचाई कर लेते हैं, पर्यटन क्षेत्र हम लोग को मिल जाता है और भी वहाँ से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि वहाँ के जितने भी बांध के आसपास के निवासी हैं तो उन लोगों को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ेगा। तो जिस कारण से कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, कुछ विवाद भी हो सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद हम लोग देखने वाले, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना अगर वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण तंत्र के इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। मतलब कि हम लोग वर्षा जल संग्रहण तंत्र बना करके इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब वर्षा जल को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। मतलब कि पुराने ज़माने में जब हम लोगों का भारत था तो उस समय वर्षा जल संग्रहण ढांचे, मतलब कि पानी, जो बारिश का पानी होता था तो उसको इकट्ठा करके रखा जाता था। तो लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था, कि वर्षा के बारे में, मतलब कि वर्षा जल को हम लोग कैसे इकट्ठा करके रख सकते हैं, और मिट्टी के गुणों के बारे में कि कौन सी मृदा किस फसल के लिए उपजाऊ है। तो ये सब उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गहन ज्ञान होता था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों तथा और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी स्थानीय परिस्थितियाँ था, जो भी वहाँ पर उन लोगों को दिक्कत आता था, तो जिस कारण से यहाँ पर वो लोग वर्षा जल और भौम जल, जो भी जल था, तो उन जल को जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। कि मतलब हम लोग को जल कैसे इकट्ठा करना है, वर्षा जल जो पानी जो बारिश में आता है उसको कैसे इकट्ठा करना है, भौम जल कुआं का पानी जो होता है उसको कैसे इकट्ठा करना है, या फिर नदी का जल कैसे हम लोगों को संग्रहण करके रखना है आगे भविष्य के लिए। जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिका नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये कुल और गुल क्या होता है, जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे कि यहाँ पर अगर लोग मान के चलते हैं ये इस तरह का पहाड़ हुआ करता है, तो पहाड़ के बीच में जब बारिश होता है तो पानी सब बह करके नदी का रूप ले लेता है। जब ये नदी आगे बढ़ता है तो इस नदी का हम लोग एक मुहाना अपने खेत की तरफ ले जाते हैं और अपने खेत में हम लोग इस पानी, नदी का पानी का मुंह मोड़ करके अपने खेत में पानी पटा लेते हैं, तो जिस कारण सिंचाई कर लेते हैं, जिस कारण क्या होता है, तो उसी को हम लोग गुल और कुल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है कि गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी। ठीक है, वाहिका नदी मतलब जो नदी है, सो नदी का हम लोग उसका मुंह उधर मोड़ लेते हैं और वहाँ पर हम लोग अपना खेत में सिंचाई करते हैं। जैसे पश्चिमी भारत में, विशेषकर राजस्थान में, पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, छत वर्षा जल संग्रहण कहाँ पर किया जाता है, राजस्थान में। मतलब क्या होता है, राजस्थान में तो हम लोग को पता है कि वहाँ पर पीने का पानी बहुत ही कम मिलता है, तो इसलिए जो भी वर्षा जल होता है ना, मतलब कि जब बारिश में जो भी पानी पड़ता है तो उसको ही इकट्ठा करके रखा जाता है और उसको ही अपने काम में यूज में लिया जाता है।
जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण, जैसे यहाँ पर बारिश का पानी आ रहा है और उस बारिश के पानी को यहाँ पर छत से डायरेक्ट हम लोग एक पाइप लगा करके एक टंकी में इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस तरीके से जल को इकट्ठा किया जाता है, कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान की तरफ। यह आम तरीका था वहाँ के लोगों का। जैसे यहाँ लिखा है पश्चिम बंगाल में बाढ़, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। मतलब कि जैसे कहीं पर, जैसे 2 क्षेत्र है तो 2 क्षेत्र में कहीं पर यहाँ पर बाढ़ आया है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आया है, लेकिन यहाँ पर पानी ही नहीं आ रहा है। तो जिस कारण क्या करते थे, इस बाढ़ का पानी को एक वाहिका मतलब कि एक नली द्वारा ले जाते थे और अपने खेतों में पानी का सिंचाई कर लेते थे। तो वही लिखा है यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिकाएं बनाते थे। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। मतलब कि क्या होता था, जहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क, मतलब कि जहाँ पर बहुत ही कम पानी रहता है तो उन खेतों में क्या किया जाता था, उन खेतों में गड्ढा कर दिया जाता था और उस गड्ढे में ही वर्षा जल जो पानी रहता था उसको इकट्ठा करके रखा जाता था। जैसे कि कोई तालाब उलाब हो गया तो उस टाइप से। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देख सकते हैं कि इस टाइप से वो लोग गड्ढा करके वर्षा जल संग्रहण को रखा जाता था और उसके बाद अपने खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे, उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। मतलब कि जो खादिन और जोहड़ है तो इस टाइप के वहाँ के उदाहरण है। वहाँ पर जोहड़ और खादिन बनाए जाते थे, मतलब कि गड्ढा किया जाता था जिसे जोहड़ और खादिन बोला जाता था। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे कि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ही कम पानी मिलता है, तो जिस कारण से वहाँ पर लोग पानी पीने के लिए संग्रहित करते थे, मतलब कि पानी को इकट्ठा करके रखते थे। जैसे भूमिगत टैंक मतलब भूमि मतलब जमीन और गत मतलब नीचे, तो भूमिगत मतलब जमीन के नीचे, जैसे यहाँ पर है इस टाइप से जमीन के नीचे टंकी बनाया जाता था और उसी में पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था। जैसे कि हम लोग घर के ऊपर बनाते हैं तो, लेकिन ये लोग घर के नीचे बना देते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है, मतलब कि जितना बड़ा हम लोग कमरे में रहते हैं उतना बड़ा बड़ा ये लोग टंकी बनाता था, जिसको टंकी हम लोग नहीं उसको टाका बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा रहता था, एक बड़े कमरे के जितना बड़ा। जैसे फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, कितना ज़्यादा गहरा देख सकते हैं, 6.1 मीटर, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। मतलब इतना बहुत बड़ा रूम जैसा टाका बना हुआ था। टाका यह सुविकसित छत जल वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। मतलब कि क्या होता है वहाँ पर, जैसे कि जो भी वर्षा जल संग्रहण होता था, मतलब कि जो भी बारिश में पानी आता था तो उस छत का पानी को वहाँ पर रखा जाता था, अभिन्न हिस्सा होता था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। मतलब कि आंगन में बनाया जाता था उस घर को जिसमें हम लोग पानी रखते थे। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। मतलब कि जो ढलाई वाला छत होता है ना, तो उस छत से पाइप द्वारा हम लोग पानी से जुड़ा हुआ रहता था और छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचाता था। मतलब कि क्या होता था, मतलब कि जो छत हो गया तो छत से जो बारिश का पानी है तो बारिश का पानी इकट्ठा होकर के हम लोग अपने टाका में इकट्ठा करते थे, मतलब कि जमा करते थे, एकत्रित करते थे। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। मतलब कि जब पहला वर्षा होता था तो उस टाइम हम लोग डायरेक्ट टंकी में नहीं भर लेते थे पीने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए।
पहली बार जब बारिश होता था तो जल छत को हम लोग जो नल उल जो भी टंकी है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग प्रयोग करते थे, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। और इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। ठीक है, पहली बार जब होता है बारिश तो उस टाइम को हम लोग नहीं करते थे, क्योंकि टंकी बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ करता था, जिस कारण उसको हम लोग पहले साफ करते थे और उसके बाद फिर उसमें जल संग्रहण करते थे। यहाँ पर कुछ और एक और चित्र दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और चित्र दिया हुआ था, पीछे हम लोगों ने देखा था, एक ऊपर में चित्र देखा था कि जहाँ पर टंकी में पानी भरा जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग एक और चित्र देख सकते हैं, इसमें बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, मतलब कि जो कुआं था जो बेकार हो चुका था उसमें वर्षा जल जो संग्रहण था, तो उस संग्रहण को हम लोग पाइप के द्वारा उस टंकी में जमा कर रहे हैं, मतलब कुएं में जमा कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल संग्रहण एकत्रित किया जाता है। मतलब कि ये जो पीवीसी पाइप है इससे हम लोग पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, और रेत और ईंटों का प्रयोग करके वर्षा जल छनन यानी फिल्टर किया जा रहा है। मतलब कि नीचे में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेत और ईंट का प्रयोग करके उसको छाना जा रहा है पानी को, और भूमिगत पाइप के द्वारा जल और हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब कि ये जो पानी जब भर जाएगा तो इस पानी को हम लोग एक पाइप लगा देंगे और उस पाइप से हम लोग इसका उपयोग कर लेंगे, हौज में ले जाएंगे पानी उपयोग करने के लिए। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। मतलब कि एक हौज में हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और उससे फिर हम लोग एक पाइप लगा करके दूसरे पाइप तक, मतलब कि दूसरे कुएं तक ले जाएंगे। मतलब कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं। फिर कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। मतलब जो पानी होता है कुआं का, सो कुआं का पानी भूमिगत जल यानी कि लेवल बराबर करके रखता है। तब हम लोग कहीं भी अगर मिट्टी में कोड़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग को पानी मिल जाएगा। इसके बाद इस जल का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग इस पानी का उपयोग करते हैं और इसको हम लोग पी सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, एक कुल का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कुल और गुल देखा था कि क्या होता है। तो एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर एक तालाब बना दिया गया है काचा गांव के चित्र के अनुसार, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। मतलब कि इससे हम लोग अपने सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके नीचे आते हैं, देखते हैं नीचे में क्या है। टाका। टाका हम लोगों ने अभी देखा कि जो टंकी हम लोगों का होता है उसका ही एक बहुत बड़ा रूप, जिसमें हम लोग एक रूम जितना बड़ा में पानी इकट्ठा करके संग्रहित करके रखते हैं। तो टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। मतलब कि ये इतना बड़ा टाका हुआ करता है, मतलब जितना बड़ा समझ लीजिए कुआं होता है तो उतना बड़ा एक टंकी बनाया जाता था, और इतना बड़ा होता था कि ये अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। मतलब कि हम लोग 1 साल तक उसमें हम लोग पानी यूज कर सकते हैं, इतना बड़ा टाका हुआ करता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। मतलब कि जब गर्मी आ जाता है तो गर्मी में जब पानी नहीं मिलता है तब हम लोगों को ये पानी हम लोग को उपलब्ध कराता है, जल उपलब्ध कराता है पीने के लिए। टाका का पानी हम लोग पीते हैं। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसे कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। मतलब कि जो ये टाका में पानी भर के रखता है, जो इस पानी को पीता है, तो उस पानी का नाम वहाँ के लोग पालर पानी बोलते हैं। ठीक है, पालर पानी किसे बोलते हैं? पालर पानी मतलब कि जो टाका में जो पानी हम लोग इकट्ठा करके रखे हैं और उस पानी को हम लोग पीते हैं, तो उसी पानी को हम लोग पालर पानी कहते हैं। तो वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसे कि इसी क्षेत्रों में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। मतलब कि प्राकृतिक से हम लोगों को ये पानी मिला है, वर्षा जल, जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। कुछ घरों में तो टाकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि टाका जो बनाया जाता था, जैसे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ज़मीन है तो ज़मीन के नीचे हम लोग यहाँ टाका बनाए और ज़मीन के नीचे ही एक और रूम बना दिए, वहाँ पर हम लोग रहेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा रहेगा तो इसके कारण हम लोग का दीवार ठंडा रहेगा, तो इस रूम में भी हम लोगों को ठंडा ठंडा लगेगा। मतलब कि हम लोग को गर्मी उतना नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग एक रोचक तथ्य हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में
छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। मतलब कि वहां पर क्या होता है कि जो छत का पानी होता है उसको इकट्ठा किया जाता है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासेनराम यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। जैसे मेघालय है ना, सो मेघालय एक हम लोग को पता है कि भारत का एक राज्य है। तो भारत का ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जा रहा है और वहीं पर पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी और मासेनराम में होता है। ये एक लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आखिर दुनिया में विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है। तो सबसे अधिक वर्षा भारत में हम लोग का मेघालय के चेरापूंजी और मासेनराम में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी शिलोंग में, उसकी मेघालय की राजधानी शिलोंग में वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ऐसा क्या हो सकता है कि मेघालय एक ही राज्य में कहीं पर वर्षा का कमी है और कहीं पर दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये इसका एक रीज़न है कि वहाँ पर जो मेघालय है, सो मेघालय में बहुत सारे पहाड़ है। जैसे एक पहाड़ यहाँ पर हो गया, एक पहाड़ हो गया, तो बहुत सारा पहाड़ है। तो जिस कारण से जो पानी है, सो पानी पहाड़ से टकरा करके चेरापूंजी और मासेनराम में बारिश करवा देती है। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर शिलोंग है, सो शिलोंग में बारिश नहीं करवा पाती है। तो जिस कारण से यहाँ पर जो बारिश होता है, तो उस बारिश को ये लोग वर्षा जल संग्रहण द्वारा इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ लिखा है, शिलोंग से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो शिलोंग है, सो शिलोंग में क्या होता है, सो जल की कमी का गंभीर समस्या होता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। मतलब कि शहर में जितने भी लोग हैं, सो सभी लोग छत का पानी इकट्ठा करके रखते हैं और इसको ही उपयोग करते हैं। जैसे घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। मतलब कि जैसे घरेलू जल आवश्यकता, जैसे कि घर में हम लोगों को जैसे कि कपड़े धोने हैं या फिर झाड़ू पोछा करना है, तो उस चीज़ में हम लोगों का जो वर्षा जल संग्रहण होता है, जो इकट्ठा करके रखते हैं, सो उससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा 15 से 25% तक का उसका उपयोग हम लोग करते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति जो इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। मतलब कि ये भी एक वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कौन से राज्य में है। तो इंदिरा गांधी नहर हम लोग का राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा पानी का कमी था, जिस कारण ना राजस्थान में एक नहर बना दिया गया। नहर मतलब कि जैसे नदी होता है ना, तो नदी का ही एक छोटा रूप होता है। ठीक है, तो नहर बना दिया गया राजस्थान में। तो पहले राजस्थान के लोग छत वर्षा जल संग्रहण करते थे, लेकिन अब उन लोगों को वर्षा जल संग्रहण नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों को आराम से पानी मिल जा रहा है इंदिरा गांधी नहर से, क्योंकि 12 मासी मतलब कि 12 के 12 महीना वहाँ पर पेयजल मतलब कि पीने का पानी उपलब्ध कराता है। जिस कारण जो वर्षा जल संग्रहण करते थे, ये रीति रिवाज जो चलता था, सो पश्चिमी राजस्थान में क्या हो रहा है, सो बहुत ही कम होती जा रही है। ठीक है, हालांकि कुछ घरों में टाकों की सुविधा अभी भी है। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजस्थान में कुछ कुछ घरों में तो अभी भी टाका है, मतलब कि पानी को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। मतलब कि किसी किसी को नल का जो पानी है ना, सो उन लोगों को उसका स्वाद पसंद नहीं है, उन लोगों को नल का पानी अच्छा नहीं लगता। उन लोगों को टाका का ही पानी, जिसको हम लोग पार्लर पानी बोलते हैं, तो पार्लर पानी ही उन लोगों को अच्छा लगता है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो टाका का ही पानी पियेंगे। तो सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। मतलब कि क्या किया जा रहा है, मतलब कि जो टाका है, सो टाका को अभी भी उपयोग किया जा रहा है, जल को संरक्षण किया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव, मतलब कि कर्नाटक में मैसूर जिला है, तो वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है गंडाथूर। ठीक है, सुदूर मतलब कि दूर में, एक दूर में गांव है जिसका नाम है गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कर्नाटक का गंडाथुर गांव है ना, तो वहाँ पर ना वर्षा जल संग्रहण के लिए वहाँ पर बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ अपने घर में बनाया है।
गांव में लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इन गांवों ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। मतलब कि इन लोगों ने जो यहाँ पर गंडाथुर गांव है, सो गंडाथुर गांव ने क्या किया है, तो वर्षा जल संग्रहण का संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। मतलब कि हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वह एक ऐसा गांव है जहां पर पूरा तरीके से जल संपन्न है, वहां पर जल का कमी नहीं है। यह प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को हम लोग इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, तो इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे पानी को इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक घर है, वहाँ पर वर्षा जल एकत्रित होता है और उसको इस पाइप के द्वारा भूमिगत टंकी में इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। जैसे वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, मतलब कि जब यहाँ पर पानी गिरता है तो उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाका के अंदर ले जाते हैं। मतलब कि यहाँ से पाइप ले जाते हैं हम लोग भूमिगत टाका, मतलब कि जमीन के अंदर है, ये ऊपर में टंकी कुछ नहीं बना हुआ है, इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पर तो बस पाइप लाया गया है, इसके अंदर बना हुआ है। तो भूमि के गोल छिद्र से जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है, तो ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी के छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। मतलब कि पड़ोसी है तो पड़ोसी के वाले छत से पानी को पाइप से लाया जा रहा है और भूमिगत टंकी में डाला जा रहा है। यह पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। मतलब कि जो पड़ोसी का जो वर्षा जल है उसको हम लोग इकट्ठा करने के लिए किए हैं। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाका में जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक छेद दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बढ़िया से दिख नहीं रहा है चित्र में। तो वहां से क्या हो रहा है, जो पानी है सो पानी इसके अंदर टंकी में इकट्ठा हो रहा है। ऊपर में थोड़ा सा पैराग्राफ हम लोग का यहाँ पर बच गया था, तो इसको हम लोग आगे देख लेते हैं कि लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। मतलब कि जितना भी बारिश होता है उसमें से 80% पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण करता है और उपयोग कर सकता है। और 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। ये हम लोग तमिलनाडु के गंडाथुर गांव के बारे में हम लोग पढ़े। एक रोचक तथ्य भी दिया हुआ है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत्र वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। मतलब तमिलनाडु में क्या बोला गया, तमिलनाडु में बोला गया कि जो वर्षा जल संग्रहण है सो उसको बनाना आवश्यक है, मतलब सभी लोग बनाएंगे। और इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मतलब कि जो दोषी व्यक्ति होगा जो नहीं बनाएगा अपने घर में वर्षा जल संग्रहण, उसको सजा भी दिया जाएगा। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कि आखिर बांस द्वारा हम लोग कैसे सिंचाई कर सकते हैं। तो मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। मतलब कि क्या किया जाता है, जो मेघालय है सो मेघालय में जो नदी और झरना है तो उस नदी और झरना का बांस का पानी से लाया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर पानी आ रहा है, सो पानी को हम लोग बांस में इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इस पानी को इस बांस से आगे ले जाया जा रहा है। तो लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर मतलब कि 1-2 किलोमीटर दूरी तक ले जाया जा सकता है। और अंत में पानी का बहाव 80 से 20 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। मतलब कि जब पानी बहुत ही धीरे धीरे आने लगता है तो उस पानी को पौधे में डाल दिया जाता है। जैसे कि चित्र 1 में हम लोग को दिया गया है। चित्र 1 में क्या दिया गया कि पहाड़ी शिखरों पर सदानीर मतलब कि जो हमेशा झरना बहते रहता है 12 महीना, तो झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है और इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ से निचले स्थानों तक पहुंचा जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग पाइप द्वारा, जैसे यहाँ पर पानी इधर से आ रहा था तो इसका हम लोग
डायरेक्शन यानी दिशा चेंज कर दिया, इधर से आ रहा है तो बांस हम लोग इधर घुमा देंगे तो उधर चला जाएगा। और प्लस में हम लोग गुरुत्वाकर्षण इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर से पानी नीचे आता है तो हम लोग थोड़ा सा ढलाव कर देंगे तो पानी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो चित्र 1 में हम लोग देख लिया, अब चित्र 2 देखते हैं। चित्र 2 तथा चित्र 3, यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है। बांस से निर्मित चैनल, चैनल का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, और चैनल मतलब रास्ता। तो रास्ते से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि जो पानी है सो पानी को एक जगह से दूसरी जगह रास्ता में ले जाया जा रहा है बांस द्वारा, और पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। मतलब कि ये जो पानी है सो पानी एक बांस से दूसरे बांस में ले जाया जाता है, और पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब कि ये जो पाइप है सो पाइप का हम लोग प्रवाह को इसकी स्थिति के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को कहीं पर थोड़ा सा पानी गिराना है तो वहाँ पर हम लोग उसका परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि जल प्रवाह जो स्पीड है सो इसका जो स्पीड भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पानी का। उसके बाद चित्र नंबर 4 दिया हुआ है कि यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। मतलब कि जो पानी है सो पानी को देख सकते हैं बांस के द्वारा ऊपर से ले जाया जा रहा है अगर सड़क में हम लोग को लेके जाना है तो। चित्र 5 व 6 हम लोग देख सकते हैं कि पानी को बांस के द्वारा ले जाया जा रहा है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। मतलब कि ये जो नीचे नीचे आ गया है बस ये सबसे अंतिम में प्रयुक्त किया जाता है, और अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। मतलब कि जब नीचे आ जाता है तो यहाँ पर एकदम पूरा हम लोग पौधा जो है पौधा के नीचे नीचे हम लोग यहाँ पर पानी गिराते हैं, जितना भी पौधा है इसके नीचे। तो ये भी चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यहाँ तक अगर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।